नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज मैं नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि द हिंदू, पीआईबी और राज्यसभा टीवी के जितने भी न्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनके एनालिसिस पे आधारित है। एक्चुअली मुझे इस वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे एक ये रीज़न है कि जो यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर का मेजर सेक्शन है वो मुख्य रूप से अंग्रेजी अखबारों से आता है। और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, वो इन अखबारों को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है उनको, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रोज़ाना वीडियो लेके आऊँ जिसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में एनालिसिस किया जाए, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर हम देखें सबसे पहली न्यूज़, जो आज की सबसे दुखद न्यूज़ भी हम बोल सकते हैं, कि जो विशाखापट्टनम है वहाँ पे एक फैक्ट्री थी, एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री थी, जो वेंकटपुरम, जो विशाखापट्टनम का इलाका है, वहाँ पे स्थित है। वहाँ पे गैस है स्टायरीन के लीक होने से वहाँ पे 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 6 साल की बच्ची भी थी, और 300 से 400 लोग घायल हो गए। और अगर आज की बात देखें तो और भी मरे हुए लोगों की खबर आ रही है। तो हम 2-3 बातों को देखने की कोशिश करेंगे कि ये गैस क्या है, और भारत में जो गैस से रिलेटेड आपदा होती है उसके लिए भारत में क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले अगर स्टायरीन गैस के बारे में जाने तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको अगर स्टोरेज किया जाए तो उसको 20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज करना ज़रूरी है, और लीकेज के टाइम पे ये बहुत खतरा पहुंचा सकता है और लोगों को उनके शरीर में जाके उनको मौत के घाट उतार सकता है। और अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अर्थात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इस गैस को टॉक्सिक एंड हैजार्डस गैस के तौर पे शामिल किया गया है। मींस एक तो ये जहरीला है और एक खतरनाक गैस है। और अगर हम बात करें कि स्टायरीन गैस का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो हम देख सकते हैं कि इसका यूज बनाने में एक तो पॉलीमर्स है, जैसे लेटेक्स हो गया, रबर जिसको बोलते हैं, सिंथेटिक रबर हो गया, प्लास्टिक पैकेजिंग हो गया, डिस्पोजेबल्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये गैस है, ये भयंकर गैस है, और अगर लीक होता है तो निश्चित रूप से कई लोगों की मौत हो सकती है। अब बात करते हैं कि भारत में आपदा के लिए कौन कौन सी इस गैस की जो आपदा है, गैस लीकेज की आपदा है, रासायनिक आपदा जिसको बोल सकते हैं, उसके भारत में क्या क्या प्रावधान है। एक्चुअली भारत में आपको याद होगा 1982 में भोपाल में गैस कांड हुआ था। गैस लीकेज की वजह से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज हुआ था, और उसकी वजह से हजारों लोगों को अपनी मौत से हाथ धोना पड़ा था। इस वजह से उसके बाद में भारत में कई प्रावधान किए गए सो दैट जो ये रासायनिक आपदाएं हैं उनको टैकल किया जा सके। तो सबसे पहले बात करें तो हम ये है एनवायरमेंटल रिलीफ फंड, जो 1991 में बना था, और इसमें यह बोला गया है कि जो इस आपदाओं से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको सहायता दी जानी चाहिए। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जैसे इन गैसों का वर्गीकरण करता है, और साथ साथ में बताता है कि कैसे इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि एनडीएमए, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। और जो आपदा काल होता है उसमें ये संस्थान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये गैस कितनी खतरनाक है, और आप बोल सकते हो कि ये जो गैस है वो इतनी तेज़ी से फैली कि आसपास के गाँवों को, 5 गाँवों को ये अफेक्ट की, और 3 किलोमीटर के रेडियस में ये लोगों को अफेक्ट की है। ओके, और ये बोल सकते हैं कि ये प्लांट है वो डेंसली पॉपुलेटेड सबर्ब, मीन्स जो शहर के आसपास का इलाका होता है, जो शहर की परिधि पर स्थित इलाका होता है, वहाँ पे स्थित था। तो निश्चित रूप से अगर जो डेंसली मीन्स ज़्यादा घनत्व वाली पॉपुलेशन पे होगा तो निश्चित रूप से उसका खतरा ज़्यादा होगा। अगर हम आगे बात करें दूसरी न्यूज़ की, तो दूसरी न्यूज़ है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपने MCLR, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग बेस्ड जो लैंडिंग है, फंड बेस्ड लैंडिंग है, उसमें उसने 15 बेसिस पॉइंट का कटिंग किया है, जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ओके, तो ये एक साल के लिए 7.5% हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या है, MCLR होता क्या है,
तो हम ये देख सकते हैं कि MCLR होता है कि जो 2016 से पहले सिस्टम था कि जो बैंक है वो ग्राहकों से पैसा उधार लेते हैं और उसको लेंडर्स को, मीन्स उधार लेने वाले लोगों को वो उधार पे देते हैं और उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। अगर मान लो इसने 100 रुपये लिया, उसको मान लो ग्राहक को वो दे रहा है 8% का इंटरेस्ट रेट, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो उधार लेने के लिए, अगर किसी को उधार देगा, किसी इंडस्ट्री को देता है, किसी मान लो किसी व्यक्ति को उधार देता है, मान लो जैसे हाउसिंग लोन दे रहा है, तो 8% तो नहीं दे सकता, इसलिए उसके पास कुछ कॉस्ट होंगी, उसका जो स्टाफ कॉस्ट है, उसका जो परिचालन का खर्चा है वो उसमें शामिल आएगा। तो इसलिए कि क्या रेट होनी चाहिए उसके लिए MCLR का कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा तो नहीं है कि बैंक है वो 15% लगा दे, 20% लगा दे, ऐसे अनलिमिटेड लगा दे, और ऐसा भी नहीं है कि 4% पे दे दे, क्योंकि इससे है ना बैंक के पास NPA का खतरा बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए पहले थी बेस रेट का कॉन्सेप्ट था, और उसके स्थान पर 2016 में एक कॉन्सेप्ट लाया गया MCLR का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि बैंक के पास 2-3 रेट और होती हैं, रेपो रेट और बैंक रेट। अगर आप डिफरेंस देखो MCLR वर्सेज रेपो रेट में, तो ये बोल सकते हैं कि रेपो रेट है वो RBI डिसाइड करता है और MCLR है वो बैंक डिसाइड करता है। तो हम ये डिफरेंस दे सकते हैं। और रेपो रेट की अगर परिभाषा देखें तो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो RBI बैंकों को देता है, उस पर क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर MCLR को घटाया जाता है, अगर बैंक अपनी MCLR को घटाएगा, क्योंकि जो ब्याज की दर है जो उधारी पे वो डिपेंड करती है MCLR पर। यदि MCLR कम होगा तो निश्चित रूप से बैंक जो उधार देगा, जो लोन्स देगा, उस पर ब्याज की रेट कम होगी। और जैसा इस न्यूज़ में बताया भी गया है कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल के लिए 25 लाख का लोन लेता है तो उस पर 255 रुपये की कमी हो जाएगी। तो हम ये देख सकते हैं कि SBI ने अपने MCLR में कटौती की है। अगर थर्ड न्यूज़ की बात करें तो वो ये है, कोविड-19 से रिलेटेड है, और हम ये देख सकते हैं कि भारत में लगातार केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूरा अगर ग्राफ देखें तो बिल्कुल ऊपर की साइड में जा रहा है, फ्लैट होने का नाम नहीं ले रहा है। और एक दिन में इसने 3561 केस रजिस्टर किए हैं और 89 डेथ रजिस्टर हुई है। और ये जो टोटल टैली है, आंकड़ा है, वो 52,952 पे पहुंच चुका है। और अगर डेथ का आंकड़ा देखें तो निश्चित रूप से 1783 पे आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन इसके संबंध में जो एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक चेतावनी दी है कि भारत में अभी जो केस का पीक आने वाला था, पीक का मतलब क्या है कि जैसे ग्राफ है, केसेस बढ़ेंगे फिर डाउन आएंगे, तो ये पीक आएगा। तो ये पीक है भारत में अभी नहीं आया है, और ये पीक है जून और जुलाई में आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि भारत में अभी भी केसेस बढ़ेंगे, कम होना अभी प्रारंभ नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से ये एक खतरे की चेतावनी देता है और हमें सरकार को इस संबंध में तैयार रहना चाहिए। निश्चित रूप से हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसको इस संबंध में ध्यान देना चाहिए। और इसी न्यूज़ पे एक आर्टिकल भी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। अगर अब बात करें इसी पे जो मैं बात कर रहा था पिछली न्यूज़, उसके बेसिस पे एक आर्टिकल भी है कि जैसे देखें इंडिया में क्या है कि जो टेस्टिंग रेट है वो बहुत कम है। और हम देखें कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो इंडिया वर्ल्ड के टोटल जो केसेस थे उसमें 0.58% उसने कंट्रीब्यूट किया था कि टोटल वर्ल्ड के जितने भी केसेज हैं उसमें से 0.58% इंडिया के थे। लेकिन अगर आज की स्थिति देखें तो ये 0.58 से बढ़कर 1.41% केसेज हो गए, मीन से इंक्रीज हो रहा है। और अगर इंडिया में डबलिंग रेट देखें तो ये भी एक चिंता का एक साइन प्रस्तुत करती है कि 10 दिनों में जो केसेज है वो डबल हो रहे। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि जो कर्व है इंडिया का, कर्व मीन्स जो ग्राफ है इंडिया का, वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। ओके, और ये ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। जैसे ग्राफ देखें तो ऊपर की तरफ अग्रसर है, फ्लैट नहीं हुआ। तो ये आर्टिकल है, ये बोलता है कि इंडिया को टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए और आइसोलेट करना चाहिए इन्फेक्टेड पीपल को। यही चीज़ है जो
कोविड-19 के फैलाव को रोक सकता है। और इसमें 3-4 एग्जाम्पल भी बताया गया, जैसे साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया ने 3T मीन्स टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, 3T का जो रणनीति अपनाया था, उसमें टेस्टिंग किया, सर्वेलांस के थ्रू इसने आज कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा जो केरला है, जो शुरुआत में सबसे ज़्यादा केसेस थे, वो भी इन्हीं चीज़ों को अपना के आज कंट्रोल में ला चुका कोविड-19 को। तो ये आर्टिकल सजेस्ट करता है कि हम लॉकडाउन को ज़्यादा देर तक चालू नहीं रह सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए हमें ये करना चाहिए कि जो टेस्टिंग रेट है, आइसोलेशन का जो रेट है, वो बढ़ाना चाहिए, ट्रीटमेंट पे फोकस करना चाहिए, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करने का कोशिश करना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया के सामने अभी आने वाले दिन और मुश्किल के होने वाले हैं, तो इंडिया को इस संबंध में ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे बात है कि जो इंडिया के बाहर कई लोग फंसे हुए थे, गल्फ कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो उनको लाने के लिए, जो अत्यधिक संकट में थे, उन व्यक्तियों को लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया। और साथ ही जो हमारी इंडियन नेवी है, उसने समुद्र सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो पहला बैच है वो कोची पहुंच चुका है। जो केरला वाले लोग थे वो गल्फ कंट्रीज में जहाँ पे फंसे हुए थे, तो वो कोची पहुंच चुके हैं। हम ये बोल सकते हैं कि करीब 19 to 20 मिलियन लोग भारत के बाहर रहते हैं। और जैसा कि गल्फ कंट्रीज में केसेस बढ़ रहे थे, इसकी वजह से जो कई लोग समस्या आ गई थी, कई स्टूडेंट्स थे जिनका हॉस्टल बंद हो गए थे, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास रोजगार नहीं था और वो फंस चुके थे। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उनको बाहर निकालने का अभियान शुरू किया है। अगर अगली न्यूज़ की बात करें तो वो ये है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, कि जो वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, कि कोविड-19 की वजह से जो मार्केट्स हैं वो अत्यधिक असंतुलन में आ गए हैं, और उसी वजह से जो म्यूचुअल फंड्स है, MF म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें जो इनफ्लो कैपिटल है, मीन्स जो आने वाले उसके डिपॉजिट्स हैं, जो उनकी जमा राशि है, वो घट गई है 27% से। ओके, 27% से वो घट चुकी है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो ये चीज़ें होती हैं, कैपिटल फंड होते हैं, वो भारत में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है, और ये इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और इनका घटना एक नेगेटिव साइन माना जा सकता है। तो निश्चित रूप से हम ये बोल सकते हैं कि लॉकडाउन को हम ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकते, और हमें टेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगा, हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करना ही पड़ेगा। अगर हम आगे वाली न्यूज़ की बात करें तो WHO की तरफ से न्यूज़ है, ये कई दिनों से इश्यू चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का, कि लॉकडाउन की वजह से लोग घर में रह रहे हैं, और उसकी वजह से महिलाओं पर जो घरेलू उत्पीड़न के केसेज हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेज हैं, जो साइबर क्राइम के केसेज हैं, जैसे अभी दिल्ली में बॉयस लॉकर का एक जो स्टूडेंट का चैट ग्रुप था वो पकड़ा गया था, जिसमें महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ जो इलीगल चीज़ें थी वो शेयर की जा रही थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूरोप में 60% राइज हुआ है, कि जो वायलेंस के प्रति जो विमेन जो कॉल करती थी पहले कॉल सेंटर्स पे, कि जो हेल्प सेंटर्स होते हैं वहाँ पे कॉल करती थी, उनमें 60% राइज हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके लिए जो केसेज हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। अभी WHO ने थोड़े दिनों पहले जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, इसको शैडो पेंडेमिक का केस दिया, मीन्स छुपी हुई महामारी, कि कोविड-19 को हम देख सकते हैं, सरकार इसके खिलाफ काम भी कर रही है, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, चाइल्ड अब्यूज़ का केस है, ये किसी को दिखाई नहीं देता, और ये महामारी के पीछे छुपा रहता है, इसलिए इसको शैडो पेंडेमिक का नाम दिया। लेकिन हमें एक महिलाओं को और बच्चों को अच्छा माहौल देने के लिए सरकार को कोशिश करना चाहिए कि पुलिस को इस संबंध में सतर्क करें, और जो भी कॉल्स रिसीव होते हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। इसके अलावा जो अगला न्यूज़ है वो रिलेटेड है POK से। जो POK में जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, जो 3-4 दिन पहले
पाकिस्तान का आदेश आया था कि उसमें चुनाव कराए जाएंगे, तो और भारत ने उस पर आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो सारा इलाका है, अगर हम इसको मैप के थ्रू समझना चाहें तो ये पूरा जम्मू कश्मीर का मैप है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर है, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया अगस्त में। और उसके अलावा जो लद्दाख है, इसमें लेह और कारगिल जिला शामिल है। ये अक्साई चीन का इलाका है, अक्साई चीन। यहाँ पे सियाचिन पड़ता है, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और ये जो इलाका है, ये जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसके इधर वाला जो इलाका है उसको हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका वो यहाँ पड़ता है। तो इस इलाके में पाकिस्तान ने बोला कि हम चुनाव कराएंगे, लेकिन भारत सरकार बोलती है कि हमारा अभिन्न अंग है, आप इसमें चुनाव कैसे करा सकते हैं। तो इसी नज़रिए में एक न्यूज़ आई है कि जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारतीय मौसम विभाग है भारत का, उसने अपने वेदर फोरकास्ट में जो मौसम का पूर्वानुमान करता है उसमें उसने गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को कवर किया है, जो POK के इलाके हैं उनको कवर किया है। ये दिखाता है, ये चीज़ ये दिखाता है कि भारत अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो POK है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। पाकिस्तान उस पर बिल्कुल भी अपना दावा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा है। और अगर आपको कोई सुझाव हो, आपके कोई सवाल हो, आपको कुछ चीज़ों में डाउट हो, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में उनको लिख सकते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो फ्यूचर में है, मैं और भी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग का साथ रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके अलावा आप इनको पसंद कीजिए, डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करने का रीज़न बताइए, क्योंकि मैं जो लेक्चर है वो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं, जो वंचित पृष्ठभूमि के छात्र हैं, उनको इनका फ़ायदा मिले। जिनके पास साधन नहीं है उनको इनका फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका साथ मिलेगा और आप निश्चित रूप से इस पहल से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।